अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इकनॉमिक्स 401 में लेक्चर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकनॉमिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, जो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है एडम स्मिथ। उनको इकनॉमिक्स का फादर माना जाता है। ठीक है, वैसे तो और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मतलब डेफिनेशन दी हुई है इकनॉमिक्स की, लेकिन ज़्यादातर मतलब इनकी मानी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जो है वो इकनॉमिक्स का मतलब होता है कि जो हमारी वेल्थ है उसको हम कंज्यूम कैसे करते हैं, उसको हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं और उसको हम एक्सचेंज कैसे करते हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ये इकनॉमिक्स की डेफिनेशन है। ठीक है, कि उनके अकॉर्डिंग जो वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, प्रोड्यूस कैसे होगी, कंज्यूम कैसे होगी और एक्सचेंज कैसे होगी। ठीक है, ये मतलब 4 चीज़ें जिनके गिर्द इकनॉमिक्स घूमती है। ठीक है, तो आपकी जो बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है वो भी कुछ इससे ही मिलती जुलती है कि आप प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये मेन वर्ड्स हैं जो आपने फोकस करने हैं। ठीक है, ये गुड्स एंड सर्विसेज मतलब हमने देखना है कि लोग अपने आप को कैसे इंगेज करते हैं सोसाइटी में कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और कंज्यूम कर सकें। ठीक है, बेसिकली इकनॉमिक्स ये है। उसके बाद आ जाएगा कि इकनॉमिक्स जो है वो कहाँ से, मतलब ये वर्ड कहाँ से निकला है। ठीक है, ये वर्ड ना ग्रीक लेटर से निकला हुआ है। पहला वर्ड है ओइकोस जिसका मतलब है हाउस, और दूसरा वर्ड है नोमोस जिसका मतलब है कस्टम या लॉ। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के जो लफ्ज़ बनेगा उसका मतलब है रूल्स ऑफ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का तो पता ही होगा आपको कि हाउस होल्ड का मतलब क्या है। मतलब आपके जो घर में जहाँ सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सारे के सारे मतलब वो रूल्स आप क्या बनाते हैं। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। ठीक है, रूल्स ऑफ हाउस होल्ड कि आपके घर में, आप समझिए आपके घर में जो रूल्स बन रहे होते हैं ना, वो एक हिसाब की आपके घर में इकोनॉमी चल रही होती है। ठीक है, आपकी मदर कैसे बजट बनाती हैं खाने का। ठीक है, कितनी आपकी इनकम होती है, कितने एक्सपेंडिचर होते हैं, आप उस मनी को मतलब प्रोड्यूस कौन करता है, मतलब आपके फादर कमाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ करते हैं, कंज्यूम कहाँ करते हैं। ठीक है, एक्सचेंज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी हम इकनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमें रिलेशनशिप बताती है जो इकनॉमिक्स है कि फॉर एग्जांपल कुछ हमारे पास रिसोर्स होते हैं जो स्केर्स होते हैं। ठीक है, जो कि हमारी वांट्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें चाहिए कि हम मतलब अपनी वांट्स को कम करें और अपने उनके ही ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज की तरफ जाएं, मतलब ऑल्टरनेटिव यूजेस की तरफ जाएं। अगर हमें एक चीज़ नहीं मिल रही तो ये नहीं हम उसके पीछे भागते रहें, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस की तरफ जाएं। ठीक है, तो बेसिकली इकनॉमिक्स की यही ओवरऑल डेफिनेशन है। ठीक है, वैसे तो अगर आप पूरे मुल्क के हवाले से देखें तो जो हमारी करेंसी है, बेसिकली जो एडम स्मिथ के मुताबिक उसने वेल्थ के इर्द गिर्द मतलब पूरी इकोनॉमी को मतलब लेके वो चला है। तो हमने देखना है कि हमारी पूरी कंट्री में हमारी जो वेल्थ है, हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज तो फर्म्स, इंडस्ट्रीज वगैरह ही बनाती हैं। तो सारी मतलब जितना प्रॉफिट जनरेट होता है, प्रॉफिट का हिसाब लगा लें। ठीक है, वो कैसे प्रोड्यूस होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंजम्पशन कैसे होगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इकनॉमिक्स में आएंगी। ठीक है, आगे आगे हम चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा से क्लियर होता जाएगा। उसके बाद 2 ब्रांचेज हैं इकनॉमिक्स की। ठीक है, एक है पॉजिटिव इकनॉमिक्स और एक है नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स। ठीक है, इन दोनों ब्रांचेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होती है। अब अगर आपको इन दोनों चीज़ों का पता होगा तो आप पॉजिटिव इकनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स दोनों को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट वो होती है जिसमें हम कहते हैं कि जिसमें हम एक फ्रेज यूज़ करते हैं कि मतलब जिस व्हाट इज़ या व्हाट वाज, कि क्या है और क्या था। मतलब हम देखते हैं, हम पॉजिटिव जो इकोनॉमी होते हैं ना, उसमें हम इकोनॉमी में देखते हैं कि जो हमारी मुल्क की करंट सिचुएशन है ना, वो क्या है और क्या थी। ठीक है, मतलब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्स देखते हैं। आप समझ लें कि ये जो पॉजिटिव इकोनॉमी होती है ये करंट सिचुएशन को डील कर रही होती है कि हमारे मुल्क में करंट सिचुएशन क्या है। यानी फॉर एग्जांपल आपका एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। ठीक है, या इन्फ्लेशन आपकी कितनी बढ़ रही है इस वक्त। ये सारा जो आप एनालिसिस करते हैं ये डाटा फॉर्म में या फैक्ट्स फॉर्म में जो करते हैं, ये सारा का सारा पॉजिटिव इकोनॉमी में आता है। ठीक है, तो मैं आपसे कह रही थी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव नॉर्मेटिव स्टेटमेंट को समझना चाहिए इन दोनों ब्रांचेस को समझने से पहले। ठीक है, तो मैं बता रही थी आपको कि पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है।
पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होती है ना वो हमें एक वो ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो डाटा हमें बता रहा होता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या रॉन्ग है, ठीक है। और यही हिसाब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का है। तो इकोनॉमिक्स का है तो आपने देखना है कि अगर आपने कोई डाटा कलेक्ट किया है, यानी कि अगर आप किसी सिटी में गए हैं और वहाँ पे आपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, तो आप उस डाटे की बेस पे अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये सही है या गलत है, ठीक है। आपकी बुक में भी कई एग्जांपल दी हुई हैं, आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में हम क्या चीज़ देखते हैं, ठीक है। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिसमें वैल्यूज़, ओपिनियन, जजमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि हम सोचते हैं या हम देखते हैं कि इसकी ओपिनियन हम देते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि हमारा ओपिनियन ये है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मतलब कुछ हम में से कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि जो रिच पीपल होते हैं ना उनको ज़्यादा टैक्सेस देने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक ओपिनियन है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। तो जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी होती है ना उसमें हम ना कोई किसी आइडियल सिचुएशन को देखते हैं कि हम डिसाइड करते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इन फ्यूचर किस तरह मतलब होनी चाहिए या किस तरह की होगी, ये हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमी में, ठीक है। कि मतलब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो अगले 1 साल में कितनी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट रेट कितना होना चाहिए, ठीक है, ये हम देखते हैं, ठीक है। जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है उसके मुताबिक जो ये एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, ये मैंने सारा आपको बता दिया, आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है जो कि इनकॉर्पोरेट करती है वैल्यूज, जजमेंट्स अबाउट व्हाट द इकोनॉमी शुड बी लाइक, यानी कि क्या इकोनॉमी होनी चाहिए, एंड व्हाट पर्टिकुलर पॉलिसी एक्शन शुड बी रिकमेंडेड टू अचीव अ डिजायरेबल गोल, ठीक है। ये वही बात आ गई जो मैं आपको बता रही थी कि हमने फॉर एग्जाम्पल हमारा गोल है कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो अगले साल कम करना है, ये हमारा डिजायरेबल गोल है। हम इसको अचीव कैसे कर सकते हैं, यानी फ्यूचर प्रिडिक्शन हम अपने आप फ्यूचर के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं, हम कैसे आइडियल सिचुएशन बना सकते हैं कि हम अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम कर सकें, ठीक है। ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो एग्जांपल है इसमें लिखा हुआ है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होती है ना, थे नॉट ओनली डिस्क्राइब हाउ मनी सप्लाई ग्रोथ अफेक्ट्स इन्फ्लेशन बट इट आल्सो प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन दैट व्हाट पॉलिसी शुड बी फॉलोड। हाँ, ये कहता है कि जो मनी सप्लाई ग्रोथ है ना ये ना सिर्फ इन्फ्लेशन को अफेक्ट करती है, ये आप मनी सप्लाई ग्रोथ ये आगे जाके आप फर्दर लेक्चर्स में सीखेंगे ये होती क्या है, ठीक है। कि इट आल्सो प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस दैट व्हाट पॉलिसी शुड बी फॉलोड। हाँ, कहता है कि मनी सप्लाई हमें ये नहीं बताती कि आपने इन्फ्लेशन इससे आपकी इन्फ्लेशन इफेक्ट होगी, हमें ये भी बताती है कि आपने फर्दर पॉलिसीज़ को फॉलो करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस लेनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे इसने इंटरेस्ट रेट की एग्जांपल दी हुई है। हाँ, इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल ये जो बैंक्स में इंटरेस्ट रेट चलता है लोन लेने के लिए जो भी है, ठीक है, ये हमारी इन्फ्लेशन को ना सिर्फ हमारी इन्फ्लेशन को अफेक्ट करता है बल्कि ये भी बताता है कि हमने जो स्पेसिफिक पॉलिसी है उसको फॉलो कैसे करना है, ठीक है। आगे आपकी ये पॉजिटिव आ जाती है। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, डाटा वगैरह कलेक्ट किया जाता है, फैक्ट्स वगैरह उनकी बेस पे हम एक जजमेंट देते हैं, ठीक है। बाय इन एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स एंड बिहेवियर इन एन इकोनॉमी और द वे थिंग्स आर, ठीक है। तो ये वही मतलब है मैंने जो आपको बताया था व्हाट इज़ या व्हाट वाज, मतलब ये चीज़ें किस वे में जा रही हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ये करंट सिचुएशन के बारे में बताती है, ठीक है। अच्छा, उसने कहा हुआ है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट अप्रूव भी हो सकती है और डिसअप्रूव भी हो सकती है, ठीक है। मतलब ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है वो क्या होता है, मतलब डाटा या फैक्ट्स पे बेस करती है। वो कहता है वो प्रूव्ड भी हो सकती है, यानी प्रूव भी हो सकती है। कि इससे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई लाहौर में मॉल है, मतलब एम्पोरियम मॉल है, अगर कोई कहता है कि मतलब सारे के सारे लाहौर के लोग जो हैं वो एम्पोरियम मॉल में शॉपिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने ये स्टेटमेंट पास किया तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग भी हो सकती है क्योंकि सारे मतलब वहाँ पे तो सिर्फ रिच फैमिलीज ही जाती है ना, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग भी हो सकती है और क्या हो सकती है, मतलब अप्रूव भी हो सकती है, डिसअप्रूव भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आगे उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमी में आप वो सारी मनी सप्लाई वाली मैंने आपको बता दी हुई हैं। उसके बाद व्हाट पीपल इंक्लूड्स, हाँ,
अच्छा, ये नीचे आपका जो लिखा हुआ है उसने 3 चीज़ें बताई हुई हैं कि वी गुड्स एंड सर्विसेज, इन तीनों से क्या मुराद है, ठीक है। वी का मतलब है हमसे क्या मुराद है, यानी कि अब हमने इकोनॉमी के हवाले से देखना है, तो हमसे मुराद है फर्म्स, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट्स, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं सारी हाउस होल्ड, यानी कि जो भी जितने भी हम रहते हैं गवर्नमेंट, ठीक है ठीक है। उसके बाद है गुड्स से क्या मुराद है, गुड्स आर थिंग्स विच आर प्रोड्यूस टू बी सोल्ड, मतलब गुड्स वो चीज़ें हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं सेल करने के लिए, सेल करेंगे तो ही हमें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, ठीक है। सर्विसेज में हमें क्या बताया गया, सर्विसेज इन्वॉल्व डूइंग समथिंग फॉर द कस्टमर्स बट नॉट प्रोड्यूसिंग गुड्स। सर्विसेज तो आप सबको ही पता होगा कि सर्विसेज में हम गुड्स नहीं प्रोड्यूस करते, ना ही बेचते हैं, हम अपनी एफर्ट दे रहे होते हैं किसी पर्सन को, कुछ ऐसा कस्टमर्स को हम क्या दे रहे होते हैं, सर्विसेज दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी, ये आप समझ लें कि ये इकोनॉमिक्स के पिलर्स हैं, इनके गिर्द सारी इकोनॉमिक्स घूमती है, ठीक है। तो आपने ज़रा अच्छे से इनको समझना है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, जिससे हमारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले लैंड आ जाती है, उसके बाद कैपिटल आ जाता है, उसके बाद लेबर आ जाता है, 4th नंबर पे एंटरप्रेन्योरशिप आ जाती है, ठीक है। अच्छा, लैंड से मुराद यहाँ पे पता क्या है, ये नहीं है ये मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी ठीक है, लेकिन आपने इसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड करना है कि ये लैंड, ये वो पीस ऑफ लैंड है जिसमें सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल लैंड, मिनरल, गैसेस वगैरह, ये सारी की सारी जो चीज़ें निकलती हैं ये लैंड में ही शामिल होंगी इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड होगी, इंडस्ट्रियल लैंड होगी, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी सारे के सारे होंगे वो हमारी लैंड में आएंगे, ठीक है। अच्छा, लैंड का जो सबसे अच्छा रिवॉर्ड है, मतलब आप किसी को अपनी लैंड देते हैं तो उसके बदले में आप क्या लेते हैं, रेंट, ठीक है। तो लैंड का रिवॉर्ड क्या होता है, रेंट, ठीक है। दूसरे नंबर पे है कैपिटल। कैपिटल का क्या मतलब होता है, ठीक है। कैपिटल का बेसिक इकोनॉमिक्स में जो कैपिटल का मतलब है कि उसका मतलब है कि फिजिकल स्टॉक ऑफ एसेट्स, ठीक है। जो हम रखते हैं ना अपने पास, हम फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो अपने पास एसेट्स का स्टॉक रखती हैं, किस लिए रखती हैं, ताकि उनकी चीज़ें पैदा हो सके, प्रोड्यूस हो सकें, ठीक है। वह एसेट्स, कैपिटल का ये मतलब है, ठीक है, कि मतलब फिजिकल स्टॉक ऑफ एसेट्स, ठीक है। इस आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स, हाँ वही ना, जो ज़्यादा लंबे तक काम में मदद देती हैं, मशीन्स और प्लांट्स वगैरह, दैट आर इन टर्न यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, ठीक है, जो कि दूसरी चीज़ों की प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। अच्छा, कैपिटल का जो सबसे अच्छा रिवॉर्ड है वो क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप एसिड्स की मद में हमें ना इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो इसका अच्छा रिवॉर्ड क्या होगा, इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है ठीक है। 3rd नंबर पे है लेबर, ठीक है। लेबर का मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी मेंटल और फिजिकल एफर्ट कितनी लगाते हैं, ठीक है, किसी काम को करने में, लेबर, इसका मतलब है लेबर, ठीक है। तो लेबर कंसिस्ट ऑफ मैन पावर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अगर आपका कोई प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है तो उसमें आप कितने लेबर लगाते हो, ये सारे के सारे मैन पावर लगाते हो, ये सारी की सारी लेबर में आती है, ठीक है। और लेबर का सबसे अच्छा रिवॉर्ड आपको पता ही होगा, लेबर को क्या मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप आ जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है उसका मतलब होता है कि includes the managerial abilities that a person brings to the organization. Entrepreneurs can be the owners or the managers of the firm, ठीक है। ये वो होता है जिसने जो मैनेजरियल लेवल पे होता है, ठीक है, इसके पास एबिलिटीज़ होती हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के पास जो थोड़े से एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, तो ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इसकी एक पोजीशन क्या होती है, मैनेजरियल पोजीशन होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। ये एंटरप्रेन्योर्स ओनर्स भी हो सकते हैं, मतलब एक फर्म के, और मैनेजर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर को किससे कंसर्न होता है कि हमारी जो फर्म है वो प्रॉफिट कमाए, तो इनका अच्छा रिवॉर्ड क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारे यहाँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद आ जाता है स्केसिटी। स्केसिटी के बारे में हम पढ़ते हैं अब। स्केसिटी से क्या मुराद है, वैसे तो इसका मतलब उर्दू में इसका पता है मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई चीज़ जो है वो मतलब थोड़ी मिकदार में मौजूद है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ बिल्कुल ही रेयर है, इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ औक़ात मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ये दुनिया है ना, इसमें इंसान की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं, तो
तो जितनी ज़्यादा मतलब हमारी वांट्स ज़्यादा होती हैं और हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं, ठीक है। इस बेसिकली इस पैराग्राफ में यही बताया हुआ है, ठीक है। डज नॉट मीन दैट इज़ अ गुड इज़ रेयर स्केसिटी एग्जिस्ट बिकॉज इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर अनएबल टू सप्लाई। मतलब वही बात होगी ना, जो हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो इस काबिल है कि हमें सारे के सारे प्रोवाइड हो सकें, सारे के सारे सप्लाई हो सके, ठीक है। कभी ना कभी किसी चीज़ की शॉर्ट कमिंग्स आ ही जाती हैं, ठीक है। अब आपको अगर फॉर एग्जांपल गैस वाफर मिकदार में मिल रही होती है तो सर्दियों में आके वो थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कहता है कि हर वक्त ये नहीं होता कि आपको इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो मिल रहे हों, आपको जितनी जब भी आप जितनी भी डिमांड करें आपको तब भी उतनी चीज़ें मिल रही हों, ठीक है। कहता है कि मतलब ये पता है क्या उसने लिखा हुआ, इट इज़ अ परवेसिव कंडीशन ऑफ अ ह्यूमन एग्जिस्टेंस दैट एग्जिस्ट बिकॉज सोसाइटी हैज़ अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। कहता है वही ना, जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है ना इस दुनिया में, उसकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं और जो उनकी ख्वाहिशात है ना उनका एक परवेसिव इफेक्ट होता है सोसाइटी पे, ठीक है। उनकी अनलिमिटेड वांट्स होती है और नीड्स होती हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। हम हर इंसान की सेटिस्फेक्शन के लिए उसके सारे के सारे रिसोर्सेज नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रेशनिंग, ठीक है। रेशनिंग का वैसे तो बेसिकली इसका मतलब पता क्या है कि हम किसी भी चीज़ को मतलब उसकी फ़िक्स अमाउंट उसके लिए लगा दें कि हाँ ये चीज़ आपको इतनी ही प्राइस में मिल रही है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, ठीक है। तो एक मतलब एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, ठीक है, जिसमें हम सब बेसिकली हमने क्या करना होता है, हमने ये मतलब जो स्केसिटी प्रॉब्लम है ना उसको हमने रिजोल्व करना होता है रेशनिंग में, ठीक है। इसमें ये होता है कि इज़ अ प्रोसेस बाय विच विल लिमिट द सप्लाई और अमाउंट ऑफ सम इकोनॉमिक फैक्टर विच इज़ स्केसिली अवेलेबल, ठीक है। इसका मतलब उस लाइन का मतलब है ये है कि हमने जो क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है कुछ चीज़ों की, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स की सप्लाई को, उनकी अमाउंट को, जो कि हमारे पास कलील मिकदार में मौजूद हैं, ठीक है। उनको लिमिट करने के लिए ये रेशनिंग यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, कहता है इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन ऑफ अ लिमिटेड कमोडिटी। ये आपको पहले बता दूँ, इसका मतलब यूजुअली अकम्पलिश्ड बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड और क्रिटेरियन, ठीक है। द टू प्राइमरी मेथड्स ऑफ रेशनिंग आर मार्केट्स एंड गवर्नमेंट्स। हाँ जी, ये दोनों चीज़ें मार्केट्स और गवर्नमेंट्स ये डिसाइड करती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल स्केसिटी किसी चीज़ में आ गई है, कोई चीज़ हम पब्लिक ज़्यादा डिमांड कर रही है लेकिन पीछे से उसकी सप्लाई नहीं हो रही, तो फिर मार्केट्स या गवर्नमेंट्स दोनों ये मतलब उस स्पेसिफिक चीज़ की एक फ़िक्स प्राइस लगा देती हैं कि ये चीज़ जो है वो इस प्राइस के नीचे से नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर कमोडिटी फ़िक्स प्राइस के साथ, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या होते हैं, हम इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला इकोनॉमिक सिस्टम है डिक्टेटरशिप। अच्छा, डिक्टेटरशिप वो इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें के सारे डिसीजंस कौन लेता है, डिक्टेटर लेता है। अच्छा, डिक्टेटर होता कौन है, डिक्टेटर एक ऑटोक्रेट होता है, मतलब आप समझ लें कि वो हुक्मरान होता है जिसके पास पूरी कंट्री की सारी पावर्स होती हैं, ठीक है। वो डिक्टेटर होता है, उसको ऑटोक्रेट भी कहते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक डिसीजन सारे के सारे डिक्टेटर ने लेने होते हैं। डिक्टेटर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कमांड और प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। कमांड और प्लान्ड इकोनॉमी में बेसिकली कमांड जो इकोनॉमी होती है उसमें क्या होता है, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं ना, हमने देखना होता है कि इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो हम मतलब जो जिन्होंने गुड्स प्रोड्यूस करनी होती हैं, ठीक है। हमने क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कैसे प्रोड्यूस करनी है और किस चीज़ के लिए प्रोड्यूस करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस को कि आपने क्या प्रोड्यूस करना है, किस लिए प्रोड्यूस करना है और क्यों प्रोड्यूस करना है, ये सारा कुछ क्या है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। ये कमांड इकोनॉमी में, ठीक है। उसके बाद प्लान्ड इकोनॉमी, मतलब ये थोड़ी दोनों मिलती जुलती हैं इसलिए उनको और उसमें क्या है, एक प्लानिंग कमेटी होती है, वो प्लानिंग कमेटी यूजुअली गवर्नमेंट ही होती है, ठीक है। या कुछ अदर ग्रुप्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कौन सी इकोनॉमीज को कौन सी हमने गुड्स और सर्विसेज का आउटपुट देना है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, कमांड और प्लान्ड इकोनॉमी में, ठीक है। कि सारे हमने पहले पढ़ा डिक्टेटरशिप, उसमें सारे के सारे जो उसमें मतलब इसमें और इसमें वो ये ना आप समझिएगा कि उसमें भी तो गवर्नमेंट ही ले, लेकिन उसमें क्या होता है कि ये एक मतलब एक सुप्रीम पावर और गवर्नमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सुप्रीम पावर में स्टेट भी आ जाती है, ठीक है। तो हमारे जो डिसीजंस हैं वो डिक्टेटर लेता है, ऑटोक्रेट जो खुद मुख्तार होता है, ठीक है। और जारी बात है जो गवर्नमेंट है उसमें जो नीचे कैबिनेट्स वगैरह सबसे पूछ के सारे फैसले होते हैं, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट है इसमें ये प्लान और कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये डायरेक्शन देती है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस को आपने क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास फ्री मार्केट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है।
फ्री मार्केट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या आएगा, मतलब इसमें जो होता है ना व्हाट मतलब क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी और किस लिए प्रोड्यूस होगी, ये सारी चीज़ें जो है ये कौन डिसाइड करता है, ये जो आपकी मार्केट में डिमांड और सप्लाई है ना ये डिसाइड करती है एक चीज़ की आपकी मार्केट में कितनी डिमांड है या कितनी सप्लाई है, ये चीज़ें डिसाइड करनी है कि कौन सी चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल मार्केट्स में बैट्स की ज़्यादा डिमांड है या बॉल्स की ज़्यादा डिमांड है तो वो ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी डिमांड एंड सप्लाई की गेम होती है फ्री मार्केट में, ठीक है। जितनी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उतना ही वो चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये सारा का सारा डिसाइड अच्छा उसमें उसने कहा है कि इस इकोनॉमी में क्या होता है, ये एक मार्केट मतलब हाँ जी उसने कहा हुआ है कि हर मार्केट प्राइस ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेशन टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच गुड एंड सर्विसेज, कहता है कि मार्केट प्राइस हर गुड या सर्विसेज की डिसाइड करती है इसमें, या कॉस्ट, ठीक है, वही बात आ जाती है। उसके बाद ओनली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस आर दोज हुज प्राइस इन द मार्केट इज लीस्ट इक्वल टू द प्रोड्यूसर। हाँ वो कहता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना वो वही चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जिनमें उन्हें प्रॉफिट आ रहा होता है, ठीक है। तो सारी बात है उन्हें वही इसी में प्रॉफिट आ रहा होता है, फिर उनकी अगर सेल ज़्यादा हो जाती है फिर वही वो चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, ये तो सबको ही पता होगा, ठीक है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में इस्लामिक वैल्यूज इस्लामिक रूल्स को डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, ठीक है, आपको पता ही होगा ज़कात में वगैरह वगैरह क्या होता है। उसके बाद जो इस्लाम है वो हमें मना करता है कि हमने इंटरेस्ट ना ही लेना है और ना ही देना है, ठीक है। उसके बाद मतलब वो कहता है कि जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है मतलब इंटरेस्ट की जो फ्यूटिलिटी है वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, ठीक है। इस्लामिक कहता है कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एलिमिनेट कर दे पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन। हाँ कहता है इस्लामिक जो सिस्टम होता है जैसे जो ही हम ज़कात देते हैं गरीबों को, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब किसी एक हाथ में दौलत को इकट्ठा होने से बचाती हैं, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन दी हैंड्स ऑफ फ्यू का मतलब है जो रिच होते हैं उनके हाथों में ज़्यादा होती है दौलत। तो जो इस्लाम हमारा है वो क्या करता है, वो ज़कात वगैरह दिलवा के ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग वो सारा वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करवाता रहता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि द इस्लामिक इनहेरिटेंस द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये तो आपको बताइए इनटू शेयर्स इन गिव टू द फॉरबिडेंस ऑफ इंटरेस्ट विच चेक्स एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, ये तो आपको सारा पता है, बेसिकली इसमें सारा कुछ यही था। उसके बाद आ जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी ये लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि इसमें जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं कि क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, कैसे प्रोड्यूस होगी, किस लिए प्रोड्यूस होगी, इसमें पार्शलिटी है, यानी कि ये इन मतलब फर्म्स भी डिसाइड करेंगी और गवर्नमेंट भी डिसाइड करेगी, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट और फर्म्स दोनों डिसाइड करती हैं कि क्या चीज़ बनेगी, ठीक है। इसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। रिसोर्सेज आर गवर्न बाय बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स, सम रिसोर्सेज आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट एंड सम आर इन द हैंड ऑफ पब्लिक, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं उसमें मिक्स्ड इकोनॉमी में। ऑप्टिमल मिक्स ऑफ रिसोर्सेज इज डिसाइडेड बाय द प्राइस मैकेनिज्म, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेज मेजर दो हैं, डिमांड एंड सप्लाई, ये डिसाइड करती हैं कि हमने किस हद तक रिसोर्सेज को लेके जाना है, ठीक है। तो उसी लिहाज से ही फिर क्या होगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या पब्लिक डिसाइड करेगी कि क्या चीज़ प्रोड्यूस होनी चाहिए, ठीक है। कहते हैं जो पाकिस्तान में है ना उसमें ये प्लान मतलब ये दोनों चीज़ें चलती हैं, प्लान्ड इकोनॉमी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। पाकिस्तान इकोनॉमी दस कंसिस्ट ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लान्ड इकोनॉमी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी। पीपल आर फ्री टू मार्केट मेक देयर फ्री टू मेक देयर डिसीजंस, दे कैन मेक देयर प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट कंट्रोल एंड डिफेंस, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि मतलब इस यहाँ पे खुद मुख्तार हैं, लोग अपने डिसीजन ले सकते हैं बस किताबों की हद तक। चले आगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड इनकम। अच्छा इसमें बताया हुआ है, इस सारे पैराग्राफ में उसने पता क्या बताया हुआ है कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो चलता कैसे है, ठीक है। उसके बाद मतलब चीज़ें हमें चाहिए होती हैं हाउस होल्ड्स को और सर्विसेज हमें फर्म्स दे रही होती हैं, ठीक है, ठीक है। हमें फर्म्स सर्विसेज दे रही होती हैं और उन सर्विसेज के बदले हम फर्म्स को पैसे दे रहे होते हैं, यानी हम पैसे देके चीज़ें खरीदते हैं ना। There are two sectors in the circular flow of goods and services. One is the household sector and other is the business sector. मतलब वही firms वगैरह which includes firms. Households demand goods and services. हम क्या है, हम चीज़ें भी डिमांड करते हैं, चीज़ें भी करते हैं और सर्विसेज भी लेते हैं, ठीक है। फर्म सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एन एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन एन इकोनॉमी, इन मॉनिटरी इकोनॉमी फर्म्स एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। मनी की सबको जरूरत होती है इकोनॉमी में, मनी के अलावा मनी आपको पता है, मैंने शुरू में ही आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताई है, मनी
वेल्थ का जो सारा का सारा फ्लो है वो सारा का सारा इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो फर्म्स को भी क्या चाहिए, मनी, प्रॉफिट चाहिए, तो इसलिए वो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को प्रोवाइड करते हैं। वो जो है फर्म्स डिमांड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड हाउस होल्ड फॉर प्रोवाइड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फर्म से दी पेमेंट इन टर्म्स ऑफ वेजेस, रेंट, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। सारा का सारा क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। बेसिकली इसमें क्या है कि हाउस होल्ड जो होते हैं वो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमें ज़रूरत होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, हमें फर्म्स ये दोनों चीज़ें दे रही होती है, उसके बदले में वो पैसे ले रहे होते हैं, यानी कि वो अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, हम चीज़ें खरीदते हैं। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये डिस्टिंक्शन हम पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसान है। अच्छा जी, वैसे तो आपको सबको पता ही होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा कि माइक्रो का क्या मतलब है, मैक्रो का क्या मतलब है। तो जो इकोनॉमी के छोटे छोटे मैटर्स होंगे ना, मतलब छोटे छोटे भी नहीं, मतलब जो इतने, मतलब जो मैक्रो से थोड़ा छोटे होंगे, आप इस यूँ ही समझ लें, तो उनको जो क्या है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करते हैं। वो मैटर्स कौन से हैं? The branch of economics that study the part of economic economy, especially such topics such as markets, prices, industries, demand and supply. ये सारी अच्छा ये आपने याद कर लेनी है कि माइक्रो इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। मार्केट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, प्राइसेस, इंडस्ट्रीज, डिमांड। अब ये सारी की सारी चीज़ों का जो बड़ा इफेक्ट होगा ना वो मैक्रो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों का कि यानी कि इनका बहुत परवेसिव इनका जो इफेक्ट होगा वो मैक्रो में आएगा, ठीक है। मार्केट्स, प्राइसेस, इंडस्ट्रीज, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें माइक्रो में आती हैं। इट कैन बी थॉट ऑफ एज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ट्रीज। हाँ, उसने ना इसको जो है ना मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्टिंग्विश ऐसे किया हुआ है कि एक दरख्त है, जो आपका दरख्त है ना, मतलब जो आपका ट्री है, उसको इसने मैक्रो कहा हुआ है, और जो उस पर जो है मतलब नहीं सॉरी ये नहीं बताया हुआ उसने, जो ट्री है उसको कहा हुआ है माइक्रो, ठीक है। और पूरे के पूरे जंगल को उसने क्या कहा हुआ है, मैक्रो कहा हुआ है, ठीक है। एज कम्पेयर टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज़ द स्टडी ऑफ इंटायर इकोनॉमिक फॉरेस्ट, ठीक है, वही बात आ गई। इज अ ब्रांच ऑफ दैट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड एंड फर्म्स मेक डिसीजंस टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज टिपिकल इन द मार्केट्स वेयर गुड्स और सर्विसेज आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड। जहाँ कहता है कि ये जो है ना मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स का क्या डिसीजन होता है, वो कौन से लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो मार्केट्स में प्रोड्यूस होते हैं और कौन से बॉट या सोल्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना। उसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें मतलब वही बात है, ये मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया है कि उसने आपकी बुक में कहा हुआ है कि उसने मतलब कंपेयर किया हुआ है कि आप फॉरेस्ट को माइक्रो समझ लें और एक ट्री को आप माइक्रो समझ लें। तो इसमें हम परवेसिव जो मतलब जो वाइडली जो चीज़ें हैं ना हमारी जो कंट्री में हो रही होती हैं उसके बारे में डिस्कशन होती है। The branch of economics that study the entire economy, especially such topics as aggregate production, ये भी आप आगे जाके पढ़ेंगे कि एग्रीगेट तौर पे प्रोडक्शन कौन सी थी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, महंगाई वगैरह, बिजनेस साइकिल कैसे चलता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चारों चीज़ें। It as a study of economic forest as compared to the microeconomics which is the study of economic trees, ठीक है। ये वही बार बार बातें कर रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी डीलिंग विद द इश्यूज ऑफ ग्रोथ। हाँ जी, वही बात कर रहा है, कहता है कि उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि माइक्रो जो होता है ना उसमें जो मतलब जो फैक्टर्स होते हैं ना उनका जो परवेसिव इफेक्ट होता है वो मैक्रो में पड़ते हैं, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी डीलिंग विद द इश्यूज ऑफ ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड विद द नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज रिलेटिंग टू दीज इशूज़, ठीक है। इन इश्यूज़ के हवाले से जो इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके हवाले से कौन सी पॉलिसीज़ बनी हैं, दी इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस, मतलब गवर्नमेंट के एक्शन क्या होंगे, वो टैक्सेशन लेवल क्या करेगी, टैक्स बढ़ाएगी या क्या सब्सिडीज देगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।